हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर साइट। और आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉन्ड्स बॉन्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग भी है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस में और बॉन्ड यील्ड में जो रिलेशन होता है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी मुश्किल को दूर करने के लिए हम इसके 3 पार्ट लेकर आ रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट पार्ट में हम बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्या होती हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं इससे रिलेटेड, और बॉन्ड प्राइस में बॉन्ड यील्ड में क्या रिलेशन होता है, और इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसकी इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी आती है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉन्ड्स पर, बॉन्ड्स की यील्ड पर और बॉन्ड्स के प्राइस पर, उसको हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को हम देखेंगे। फिर पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड प्राइस का, बॉन्ड यील्ड का आपस में क्या रिलेशन होता है, इसको समझेंगे। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय फ्यूचर साइट। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने हैं। व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड क्या होते हैं? व्हाई बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स? बॉन्ड्स को क्यों खरीदा और बेचा जाता है, किस लिए इसकी सेलिंग और परचेजिंग होती है मार्केट में। डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉन्ड से रिलेटेड। बॉन्ड के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज बॉन्ड यील्ड? बॉन्ड यील्ड क्या होती है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या है, रिलेशन बिटवीन मार्केट इंटरेस्ट रेट, मतलब अभी हमने जो देखा इंडिया के केस में, हम इंडिया का एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो, और बॉन्ड यील्ड में आपस में क्या रिलेशन होता है वो। आज की वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हम ये सभी देखेंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट में हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को भी और इनके बीच में रिलेशंस को भी। तो व्हाट इज अ बॉन्ड, पहले देखेंगे व्हाट इज अ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? तो अ बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है दैट रिप्रेजेंट्स अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। अब ये क्या है, देखो बॉन्ड क्या होता है पहले देख लेते हैं। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसे, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मान लो यहाँ पे भारत सरकार जो है उसको लोन चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो मार्केट में बॉन्ड्स इशू करेगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो भारत सरकार मार्केट में बॉन्ड्स इशू करेगी और बदले में जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर बॉन्ड होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सरकार को रुपया देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड की इशूवर होगी। और बॉन्ड होल्डर कौन है? जिन लोगों के पास बॉन्ड्स हैं अभी, ठीक है। वो प्राइमरी मार्केट में भी हो सकते हैं और सेकेंडरी मार्केट वाले भी हो सकते हैं। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर, ठीक है, टू अ बोरोवर, मतलब एक बोरोवर हो गया और दूसरा क्या होगा, इन्वेस्टर। और लोन मेड मतलब एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बॉन्ड्स को यूज करा गया है। तो बोरोवर यहाँ पे कौन है, सरकार। और इन्वेस्टर कौन है, ये लोग जो आम जनता भी हो सकती है, कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या है, इसको हम आगे एक एग्जांपल की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट ये इसका क्या मतलब होगा। तो हमने देखा कि भारत सरकार का एग्जाम्पल हमने लिया था कि भारत सरकार बॉन्ड के इशूवर का काम करेगी। क्यों? क्योंकि सरकार को लोन चाहिए, सरकार को बोरोविंग करनी है। तो सरकार क्या करेगी, बॉन्ड्स को इशू करेगी एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बदले में जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर बॉन्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास आज के टाइम पे बॉन्ड है, जिन लोगों के पास, वो क्या करेंगे, वो सरकार को पैसा देंगे बदले में, ठीक है। तो ये कौन है, इन्वेस्टर या फिर बॉन्ड होल्डर, जो प्राइमरी मार्केट में भी हो सकते हैं और सेकेंडरी मार्केट में भी हो सकते हैं। अभी क्या है, हम इसको देखेंगे, इससे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, अ 10 year 10% बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100, ठीक है। ये ₹100 क्या हो गया, ये इसकी फेस वैल्यू है, मतलब जिस टाइम पर सरकार ने इसको इशू करा है। देखो इशूवर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने भारत सरकार का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में भारत सरकार लिया है, इसलिए हम बार बार गवर्नमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। तो मान लो ₹10 जो है, ₹100 जो है, ये इसकी फेस वैल्यू है। और ये 10 year क्या हो गया, ये बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड हो गया, मतलब 10 साल तक की मैच्योरिटी पीरियड के लिए वो लिया गया है। और 10% बॉन्ड मतलब ये पूरा मेंशन रहता है बॉन्ड पर, ठीक है। 10% बॉन्ड मतलब ये इसकी कूपन रेट होती है। अभी हमने पहले क्या देखा था कि ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, उसका मतलब इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कूपन रेट होती है, जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, वो फिक्स होती है। यहाँ पे 10% है। तो 10% किस पर, ₹100 पर, ₹100 पर, जैसे 100 का 10%, तो कितना हो जाता है ये, ₹10, ठीक है। मतलब मैच्योरिटी डेट पर भारत सरकार क्या वादा करती है बॉन्ड होल्डर को देने का,
₹100 तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि फेस वैल्यू प्लस ₹10 जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि कूपन रेट है, मतलब ₹110। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कूपन रेट फिक्स है, फेस वैल्यू भी तो फिक्स रहेगी ही, और बदले में ₹110 देना है। फिर भी बॉन्ड यील्ड में क्यों फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो कि मेन मुद्दा है इस पूरे वीडियो को बनाने का। ₹110 जैसे कि पूरा टोटल अमाउंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी बॉन्ड यील्ड में क्यों फ्लक्चुएशंस आते हैं, प्राइसेस में क्यों फ्लक्चुएशंस आते हैं? तो उसका एक रीजन होता है कि बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट का आना। ठीक है, तो अगर प्राइमरी मार्केट में ही डील होती है बॉन्ड्स की, तो ये तो सेम रहेगी बॉन्ड यील्ड ₹110, इसमें चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन बॉन्ड यील्ड। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी को, जैसे सरकार से इन बॉन्ड होल्डर्स को, और ये बॉन्ड होल्डर्स अगर सेलिंग और परचेजिंग करते हैं थर्ड पार्टी को, और ये फर्दर फिर बेचते और खरीदते हैं, तो वो उसका मतलब माना जाएगा कि वो सेकेंडरी मार्केट में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में जब भी खरीद और बेच होती है तो चेंजेस इन बॉन्ड यील्ड में चेंजेस होंगे ही। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर सरकार ने, मान लो ये ए बॉन्ड होल्डर है, हम मान के चलेंगे ये बी है। अगर ए बॉन्ड होल्डर को सरकार ने बॉन्ड्स इशू करे और इन्होंने 10 साल तक, 10 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड है, हमने अभी एग्जाम्पल में देखा, और अगर 10 साल तक इन्होंने अपने पास रखा ओल्ड न्यू बॉन्ड्स, यानी कि आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू इन्हें दिया गया था सरकार के द्वारा, टिल मैच्योरिटी डेट, अगर वो मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रखते हैं इन बॉन्ड्स को, तो क्या होगा कि वो प्राइमरी मार्केट में डीलिंग ही मान जाएगी, वो सेकेंडरी मार्केट में नहीं गए, मतलब उनकी फर्दर थर्ड पार्टी को कोई सेलिंग और परचेजिंग बॉन्ड्स की नहीं हुई। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि सिर्फ प्राइमरी मार्केट में डील हुई है, तो इस केस में नो चेंज इन बॉन्ड यील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, और इन्हें सरकार जो है ₹110 ही देगी। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड पर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कूपन रेट है, वो फिक्स्ड। लेकिन अगर चेंजिंग हैंड्स इन बिटवीन, लेकिन अगर मैच्योरिटी पीरियड के टाइम पे बिफोर मैच्योरिटी बाइंग एंड सेलिंग फर्दर होती है, तो उसको सेकेंडरी मार्केट बोला जाएगा, तो चेंजेस इन बॉन्ड यील्ड होगी ही इससे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था, हमने देखना है, और ये चेंजेस कैसे होते हैं, क्या किन किन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, आगे हम वीडियो में इसको डिटेल में देखेंगे। ये भी हमने देख लिया कि ऑन मैच्योरिटी डेट पर क्या करना होता है सरकार यहाँ पे, क्योंकि सरकार का एग्जाम्पल हमने लिया है, और इशूवर भी हम इसको बोल सकते हैं कि जो भी बॉन्ड्स का इशूवर होगा वो कोई भी हो सकता है। और दूसरा बॉन्ड होल्डर, मतलब जिसके पास बॉन्ड होते हैं, चाहे वो प्राइमरी मार्केट वाले हो या फिर सेकेंडरी मार्केट वाले हो, मतलब होता है सरकार को जिसके पास भी बॉन्ड्स होते हैं, मैच्योरिटी पीरियड पर सरकार उनके साथ डील करेगी, और उनको प्रिंसिपल अमाउंट या फिर अमाउंट बोरो जो लिए थे, और इंटरेस्ट या फिर कूपन रेट, दोनों उनको मैच्योरिटी पीरियड पर देने के लिए सरकार जो है बाध्य होती है। फिर हम देखेंगे वाई बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की खरीद और बेच क्यों की जाती है। पहला हमने देख लिया गवर्नमेंट बोरोइंग, जब भी सरकार उधार लेना चाहती है मार्केट से, तो सरकार बॉन्ड्स को इशू करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट इशू करेगी मार्केट में बॉन्ड्स को। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस जो इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हों, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, कहीं भी म्यूचुअल फंड्स, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हों, तो मॉनेटरी पॉलिसी का उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर शेयर्स और डिबेंचर्स में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी इनमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उस पर नेगेटिव अगर असर डालती है, तो हो सकता है कि वो शेयर मार्केट से स्विच करके वहां पे वो बॉन्ड्स को खरीदना और बेचना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो बॉन्ड्स को सेलिंग एंड परचेजिंग वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हम सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, वहां पे हम इसको समझेंगे। तो इसलिए भी परचेजिंग एंड सेलिंग होती है बॉन्ड्स की। तीसरा है इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द मार्केट, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर किसी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब पैसा काफी मात्रा में हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, तो इससे इन्फ्लेशन के बढ़ने का भी डर रहता है। ठीक है, तो मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी होगी, ज्यादा मनी सप्लाई होगी, तो इन्फ्लेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई अपनी जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, या फिर सीआरआर, एसएलआर, इससे सभी से रिलेटेड जो उसकी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, तो उनमें जो आरबीआई वो चेंज करेगी। ठीक है, तो अगर लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो आरबीआई क्या करेगा कि बॉन्ड्स इशू करेगा, तो मार्केट्स में बॉन्ड्स ज्यादा जाएंगे। क्यों? और फिर बदले में जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स जो है वो रुपया सरकार आरबीआई के पास जमा करवाएंगे। वो लोग भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, वो सरकार के पास रुपया जमा करवाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आरबीआई ने क्या करा, या फिर भारत सरकार भी हम कह सकते हैं, तो उन्होंने बॉन्ड्स को इश्यू करा। ठीक है, मतलब बॉन्ड्स को क्या करा, बॉन्ड्स को सेल करा।
तो मार्केट में क्या हुआ, इससे लिक्विडिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि रुपया जो है वो आरबीआई के पास चला गया। तो दूसरे केस में अगर लिक्विडिटी कम हो गई है तो अगर सरकार बढ़ाना चाहती है तो क्या करेगी कि बॉन्ड्स को क्या करेगी, आरबीआई खरीद लेगी, ठीक है, और मार्केट में बाइंग वाली स्थिति हो जाएगी और मार्केट में जो है इससे रुपया जो है वो चला जाएगा। तो रिड्यूस लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए भी बॉन्ड्स को बेचा और खरीदा जाता है। तीसरा है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से इसी से रिलेटेड हमने देखा अभी, दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वेल मैनेज्ड एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये एक वेल मैनेज्ड और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का भी एक अच्छे कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लोग शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने, म्यूचुअल फंड्स में भी। और अगर मान लो वो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और भी डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो बॉन्ड्स में भी इशू कर दें, बॉन्ड्स में भी वो इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, ताकि उनका जो एक सेफ पोर्टफोलियो तैयार हो जाए। क्योंकि अगर सरकार बॉन्ड्स इशू करती है तो उसको एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसा कि हमने देखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस एग्जाम्पल में 10% फिक्स थी, ठीक है, तो इसको एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट मानकर तो इसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक रीजन है इसको सेलिंग और परचेज करने का। आगे है व्हाट इज बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होती है, जो हम सब तभी जब से पढ़े जा रहे हैं बॉन्ड यील्ड, तो वो क्या है? इट इज अ रिटर्न या फिर इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टर रियलाइजेस ऑन अ बॉन्ड। इन्वेस्टर हमने देख लिया, ठीक है, मतलब इस हमारे एग्जांपल में इन्वेस्टर कौन है, लोग हैं, और बॉन्ड इशूअर कौन है, सरकार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड इन्वेस्टर होते हैं उनको जो सरकार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का वादा करती है, कहीं ना कहीं वो बॉन्ड यील्ड ही होती है। लेकिन यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट डिफरेंट आएंगे। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसको हम कूपन रेट भी बोलते हैं, और दूसरा आपकी इफेक्टिव अर्निंग आएगी, ठीक है दोनों बॉन्ड यील्ड ही, लेकिन ये तब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन रेट के सेम बराबर तब रहेगी जब वो प्राइमरी मार्केट में डील होगा, उनका बॉन्ड्स की डीलिंग होगी। लेकिन अगर वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं तो मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट इस पर पड़ता है, और जो इफेक्टिव अर्निंग होती है वो कम या ज्यादा हो जाती है। मतलब बॉन्ड यील्ड में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन रेट होती है वो बराबर हो इफेक्टिव अर्निंग के, ठीक है। तो इट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन बॉन्ड यील्ड को हम क्या मानेंगे कि बॉन्ड यील्ड होती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिया, लेकिन इफेक्टिव क्या होगी, जो जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके बाद जो आई वो दैट अ बॉन्ड अर्न्स। तो कूपन रेट क्या है, इज फिक्स्ड, हमने देखा ये वाली कूपन रेट फिक्स्ड होती है, बट द रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट फिक्स्ड। जो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, इट चेंजेस विद द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ये बॉन्ड के प्राइस के साथ चेंज होती है, और बॉन्ड का प्राइस क्यों चेंज होता है इसको हम आगे देखेंगे। एंड डिपेंड्स ऑन बॉन्ड्स प्राइस इन द सेकेंडरी मार्केट एंड अदर फैक्टर। सेकेंडरी मार्केट का और अदर फैक्टर्स का इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एग्जांपल के लिए सेकेंडरी मार्केट तो हमने अच्छे से देख लिया कि सेकेंडरी मार्केट में जब इसकी खरीदी और बेच होती है तो तब इसका इम्पैक्ट इस पर इम्पैक्ट होता है। दूसरा अदर फैक्टर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट चेंज करा है, तो वो अदर फैक्टर हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड यील्ड के फ्लक्चुएशंस के लिए। उसके अलावा अ बॉन्ड्स कूपन रेट इज द पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन द होल्डर रिसीव्स। एक पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो एक होल्डर को मिलती है, बॉन्ड होल्डर को। एज द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द एक्चुअल यील्ड विल चेंज। जो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है या घटता है तो उसके साथ साथ बॉन्ड यील्ड पर भी इफेक्ट पड़ता है। स्टेइंग फ्रॉम द कूपन रेट टू मेक द इन्वेस्टमेंट मोर और लेस एंटीसिंग टू इन्वेस्टर्स, जो कि कूपन रेट से अलग हो जाती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके डिसीजंस को कि वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें फर्दर या फिर ना करें, क्या वो बॉन्ड्स को से अपना पैसा विड्रॉ कर लें या फिर उसमें इन्वेस्ट करें, तो इस डिसीजन को ये इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो क्यों चेंजेस होते हैं बॉन्ड प्राइस में, हम आगे इसको देखेंगे। अब बॉन्ड यील्ड क्या होती है, देखो बॉन्ड यील्ड को निकालने का एक फॉर्मूला है, कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन प्राइस ऑफ बॉन्ड। पहले हम इस एग्जांपल को, इसको जो ये बॉन्ड यील्ड है इसको तीन केस के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको देखिए, बाद में प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स में क्यों चेंज होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्राइस ऑफ बॉन्ड्स में इसकी डिमांड और सप्लाई के कारण चेंजेस होते हैं। डिमांड और सप्लाई, देखो डिमांड और सप्लाई का तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसके प्राइस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और अगर उसकी डिमांड कम होती है तो उसके प्राइस भी कम हो जाएंगे।
इसी तरह से सप्लाई अगर ज्यादा होती है तो उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, और सप्लाई अगर कम होती है तो बॉन्ड, जैसे कोई भी चीज हो गई, उसके प्राइस ज्यादा हो जाते हैं। तो सेम जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो बॉन्ड्स पर भी लागू होता है। तो प्राइस ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड के प्राइस का इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर प्राइस इसके बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ जाते हैं, और डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाते हैं। तो ये डिमांड और सप्लाई का ही प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और क्यों डिमांड और सप्लाई होती है, हमने इसको पहले देख लिया कि क्यों बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो वो वही कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। तो बॉन्ड यील्ड इज इक्वल टू कूपन रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्राइस होता है बॉन्ड का वो इनवर्सली रिलेटेड होता है इसकी यील्ड से। मतलब ये कि अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड क्या होगी, कम होगी, और अगर बॉन्ड प्राइस कम होगा तो यील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये क्या है इसको हम आगे देखेंगे। देखो वाई, जो ये वाई है वो क्या डिनोट करता है, यील्ड को। यील्ड कौन सी, जो इफेक्टिव अर्निंग होती है, इफेक्टिव अर्निंग ऑन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ बॉन्ड, मार्केट प्राइस यहाँ पे लेना है हमने। यहाँ पे प्राइस ऑफ जो बॉन्ड है ये फेस वैल्यू का भी हो सकता है, और अगर सेकेंडरी मार्केट में ये डील किया जाता है तो वो उसका मार्केट प्राइस यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं और फेस वैल्यू भी। अब कैसे ले सकते हैं, पहले साल में तो हम फेस वैल्यू लेंगे, लेकिन आगे अगर प्राइस में चेंज होता है इस फेस वैल्यू में और अलग मार्केट प्राइस हो जाता है, तो हम यहाँ पे अपॉन में मार्केट प्राइस को ही लेंगे, जो करंट में जो प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, देखो हम पहला केस समझते हैं। तो बॉन्ड प्राइसेस में और बॉन्ड यील्ड में आपस में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखो केस फर्स्ट, इसमें मान लो जो अभी हमने एग्जांपल ऊपर देखा था, हमने फेस वैल्यू क्या ली थी, ₹100, और मान लीजिए कि मार्केट प्राइस भी 100 ही है, कोई चेंज मार्केट प्राइस में नहीं हुआ है, दोनों सेम है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ऊपर एग्जांपल में, जिसको कूपन रेट भी बोलते हैं, 10% हमने फिक्स करी थी। तो यहाँ पे यील्ड भी क्या हो जाएगी, जो इफेक्टिव अर्निंग है वो भी 10 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि जो फेस वैल्यू है और जो मार्केट प्राइस है आज के टाइम पे बॉन्ड का, और बॉन्ड की फेस वैल्यू दोनों सेम है, तो कोई चेंजेस में नहीं आएगा। तो यील्ड परसेंटेज, तो यील्ड सेम रहेगी। तो यहाँ पे यील्ड परसेंटेज को भी निकालते हैं, जो हमने ऊपर एक फॉर्मूला देखा था कि यहाँ पे कूपन रेट हो जाएगी। कूपन रेट कितनी है, 10 अपॉन 100 इंटू 100 क्या, इसका फेस वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस, यहाँ पे दोनों सेम है। तो टाइम जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है हम उसी को यहाँ पे लेते हैं, तो मार्केट प्राइस फेस वैल्यू के बराबर ही है, तो 100 ही आ जाएगा यहाँ पे इंटू 100। तो 10% हो गया। मतलब इस केस में क्या हुआ है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यील्ड है वो दोनों बराबर है, मतलब यील्ड में कोई फ्लक्चुएशन यहाँ पे इस केस में नहीं आएगा है। अब दूसरा केस लेते हैं। मान लो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 ही है, लेकिन मार्केट प्राइस 105 हो जाता है बॉन्ड का। क्यों होता है चेंजेस, हमने देखा डिमांड और सप्लाई के कारण। ठीक है, इसकी भाई क्या कितनी डिमांड हो रही है और कितनी सेलिंग और परचेजिंग हो रही है मार्केट में, उस हिसाब से मार्केट प्राइस डिसाइड होगा बॉन्ड का। तो मान लो ये 105 हो गया किन्हीं वजह से, और कूपन रेट जो कि फिक्स है ये फिक्स ही रहेगी। ठीक है, कूपन रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फिक्स ही है, सभी एग्जाम्पल्स में, तीनों केस में हमने इसको फिक्स ले रखा है। मान लो ये 10% है, तो अब अगर यहाँ पे यील्ड परसेंटेज हम निकालते हैं, यील्ड परसेंटेज मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम इसको बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इफेक्टिव यील्ड। 10, 10 मतलब कौन सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन जो मार्केट प्राइस है वो 105 है इस एग्जांपल में, इंटू 100 है हम करेंगे, तो 9.25%। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये और जो इफेक्टिव अर्निंग है वो क्या होगी, कम हो गई। ये दोनों बराबर नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है किससे, इफेक्टिव अर्निंग से। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे प्राइस, मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से क्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यील्ड क्या होगी, यील्ड कम हो गई। ठीक है, यील्ड यहाँ पे कम हो रही है। तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड अगर बढ़ता है तो क्या होता है, यील्ड जो है बॉन्ड की कम हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हमने समझना था कि मार्केट प्राइस में, बॉन्ड के प्राइस में और इसकी यील्ड में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तीसरा केस है, अगर फेस वैल्यू मतलब 100 है और मार्केट प्राइस अगर 90 रुपए हो जाता है। कब हो सकता है ये 90 रुपए, जैसे अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई हो मार्केट में बॉन्ड्स की, तो इससे क्या होगा, इसका प्राइस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 हो गया, तो कूपन रेट कितनी है, फिक्स है वही 10%। तो यील्ड परसेंटेज यहाँ पे एग्जाम वही फॉर्मूला, हम फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, 10/90, मतलब जो मार्केट प्राइस है वो इंटू 100 इज इक्वल टू 11.11% ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कम है किससे, यील्ड की परसेंटेज से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्केट प्राइस अगर कम होता है तो यील्ड क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब अब क्या होगा, अब इफेक्टिवली 11.11
प्रतिशत जो है वो इसके कंपैरिजन में, इसके प्राइस के कंपैरिजन में किसको मिलेगा, जो बॉन्ड होल्डर है उसको मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था उसको, 10% मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, यील्ड की परसेंटेज बढ़ती है, तो इन्वेस्टर को क्या होगा, फायदा होगा। मतलब मार्केट प्राइस कम होने से, यानी कि बॉन्ड के यील्ड के बढ़ने से इन्वेस्टर को क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन दूसरे साइड जो इशूअर होता है, यहाँ इस केस में हम गवर्नमेंट को लेंगे, उसके लिए ये जो है लोन लेने कॉस्टली हो जाते हैं अगर मार्केट प्राइस कम हो जाता है तो। ठीक है, तो ये हमने पूरा इस कॉन्सेप्ट को देखा कि बॉन्ड प्राइसेस में और बॉन्ड यील्ड में क्या रिलेशन है आपस में, और बॉन्ड प्राइस जब बढ़ते हैं तो बॉन्ड यील्ड क्या होती है, कम हो जाती है। तो इनको हम पूरे यहाँ पे कंपेरेटिव टेबल के थ्रू समझाया गया है। 4 केस लिए हमने, एक और केस इसमें ऐड कर लिया, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। यहाँ पे वही पहले वाला हमने फेस वैल्यू सभी में सेम रहेगी 100। यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो इसकी डिमांड और सप्लाई के कारण चेंज हो रहा है, यहाँ पे सेम है। यहाँ पे 105 हो गया, यहाँ पे 110 हो गया मार्केट प्राइस, और यहाँ पे 90 हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगेन सेम है सभी केस में। लेकिन जो यील्ड परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगी। यील्ड परसेंटेज मतलब जो इफेक्टिव अर्निंग है वो, तो यहाँ पे 10% होगी। फॉर्मूले में हमने इसको पुट करा है, यहाँ पे 9.25%, यहाँ पे 9.09%, और यील्ड यहाँ पे 11.11% यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ से क्या समझा कि जब भी बॉन्ड के प्राइसेस ज्यादा होंगे तो बॉन्ड यील्ड तब कम होंगे, और बॉन्ड प्राइस जब कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इफेक्टिव अर्निंग है वो ज्यादा हो जाएगी इस केस में। जैसे यहाँ पे इफेक्टिव अर्निंग ज्यादा हो गई, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब यील्ड बढ़ गई। पहले तो 10% का मुनाफा होता था, अब कितना होगा इन्वेस्टर को, यानी कि बॉन्ड होल्डर को 11.11% का मुनाफा होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाता है तो 10% जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो यील्ड 9.5% हो गई, 9.25%, तो यहाँ पे यील्ड कम हो गई। आई होप आपको ये पूरा डिफरेंस समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज वीडियो को बार बार देखिएगा, तब आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट है। डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट जो हमने समझ लिया है, जैसे इंक्रीज इन डिमांड बॉन्ड्स, अगर बॉन्ड्स की डिमांड जो है बढ़ गई, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं बॉन्ड्स को, तो जिस चीज को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो वो, और भी चीजों के केस में ऐसा ही होता है, जो सामान्य चीजें होती है मार्केट में, चाहे आप बिस्किट का पैकेट लीजिए या फिर कुछ भी, तो इंक्रीज इन प्राइस हो जाता है। बॉन्ड्स के केस में बॉन्ड्स का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ज्यादा डिमांड होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड यील्ड कम होगी। यहाँ पे डिक्रीज होगी डिमांड तो डिक्रीज इन बॉन्ड प्राइस होगा, और इंक्रीज इन बॉन्ड यील्ड होगा। सेम ऐसे सप्लाई के केस में, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ बॉन्ड, ज्यादा सप्लाई होगी मार्केट में तो क्या होगा, इसकी कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि वैल्यू कम होगी, तो डिक्रीज इन बॉन्ड के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, तो बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ बॉन्ड यहाँ पे आएगा। डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ बॉन्ड, अगर इसकी सप्लाई कम हो जाती है तो इंक्रीज इन बॉन्ड प्राइस, तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे, और रिडक्शन इन बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा, और जो सरकार है जो इशू कर रही है उसके लिए सस्ते हो जाएंगे बॉन्ड्स के थ्रू लोन लेना। यील्ड फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब क्या, कि किसका बॉन्ड यील्ड के घटने और बढ़ने का, इसमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर पर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है सरकार पर। हमने देख लिया कि इंक्रीज इन यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये कंक्लूजन है। तो हम कंक्लूजन के तौर पर देख सकते हैं कि इंक्रीज इन यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अगर यील्ड बढ़ती है तो किसको फायदा होगा, इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और सरकार का क्या होगा, नाउ बोरोइंग में बिकम कॉस्टली, जो उधार लेना है सरकार के लिए, लोन लेना, वो कॉस्टली बन जाएगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरा बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बॉन्ड यील्ड को देखा, बॉन्ड्स को देखा, और बॉन्ड यील्ड का और जो प्राइस है उसमें क्या रिलेशन होता है उनको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर आप इस पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप www.futuresite.link, जो कि हमारी वेबसाइट है, www.futuresite.link, इस पर विजिट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।